नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं जूनियर अकाउंटेंट का एक बैच जो जनरल साइंस का होता है, और कई बार एग्जाम के अंदर जो है वो जनरल साइंस का जो वेटेज है वो आपने देखा होगा कि हर एग्जाम के अंदर डिफरेंट है। लेकिन अभी आने वाली जो आगामी जो भर्ती है एग्जाम है, उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट का बहुत अच्छा जो है वो साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पिछला पेपर आपने देखा होगा। और कोई सा भी एग्जाम हो, हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। एक बार देखिए जल्दी से ऑडियो वीडियो क्लियर देखिए, एक बार जल्दी से देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, जल्दी से चेक कीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है बिल्कुल। बैच जो है वो प्रॉपर तरीके से चलेगा। शाम को 6 बजे 23 तारीख से बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। और इस बैच के अंदर जूनियर अकाउंटेंट के रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक हैं वो अपन कवर करेंगे। थ्योरी से लेकर क्वेश्चन का भी पुटअप करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी क्लियर करेंगे कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन मुद्दा क्या होता है कि साइंस आपने कई बार पढ़ी है, कई सब्जेक्ट को आपने इंप्लीमेंट भी किया है। साइंस को पढ़ते पढ़ते आप लोग मतलब याद करते रहते, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वो पुटअप नहीं होता है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं वहां इमेज बनती है, वो सारा डिस्कशन करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने पोस्टर लगा जूनियर अकाउंटेंट का जनरल साइंस की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की है। मैं पूरा बैच आपको यूनिट वाइज में आपको पढ़ाऊंगा। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम डिजाइन करेंगे। मेरा मकसद एक ही रहेगा इस बैच के अंदर, मेरा मकसद एक ही रहेगा कि आपके दिमाग में साइंस सब्जेक्ट जो है, जो आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं, एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत अच्छे से स्मूथली इसको पढ़ेंगे। और शायद आपने इससे पहले मेरे वीडियो देखे भी होंगे प्रॉपर तरीके से। हम यहाँ पर आपके दिमाग में इमेज बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में सिलेबस किस तरीके से कैसे यूनिट है, वो अपन बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग इस जो है इस टॉपिक से जुड़े रहिएगा। और सीक्वेंस के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो आपको इस बैच के अंदर मिलते रहेंगे। इसकी एक बिल्कुल मैं प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, जिसके अंदर आपके सारे वीडियो जूनियर अकाउंटेंट के रिलेटेड जो भी होगा। बच्चों की डिमांड देख सर आप जूनियर अकाउंटेंट रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो थोड़ा सा क्लियर करवा दीजिए, तो मैंने बिल्कुल ही शाम को 6 बजे आपको प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहना है। और जिन बच्चों ने मेरे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि हमें यहाँ पर इमेज क्रिएट करनी है कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। एवरीडे साइंस के नाम से आपने ये सिलेबस देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपके सामने फिजिकल एक यूनिट जो है वो आपके सामने दे रखी है। फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारा पार्ट, ये यूनिट फर्स्ट है। ये यूनिट कहलाती है फर्स्ट यूनिट कहलाती है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक, मतलब कुल मिला के आपको देखा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एक कॉमन शब्द आ रहा है, उसको भी हमने पढ़ना है। और ये सेकंड यूनिट होगी, ये सेकंड यूनिट होगी। और तीसरी यूनिट जो है वो एनवायरमेंट के रिलेटेड है, जिसके अंदर पर्यावरण का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। चाहे इससे प्रीवियस टाइप के जो जितने भी प्रकार के एग्जाम है उसके अंदर आपने देखा होगा कि पर्यावरण का कितना अच्छा मतलब जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे, कितने अच्छे इंपॉर्टेंस है उसके। पर्यावरण के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा दिमाग में इमेज बनाना, वो बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा। फोर्थ यूनिट अगर यहां पर अगर आप देखें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, फोर्थ यूनिट की अगर बात करते हैं, जिसके अंदर सेरिकल्चर हो गया, जिसके अंदर जो है मछली का अगर हम पढ़ेंगे कि मछली के लिए किस तरीके से कैसे होती है इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री किस तरीके से है। इसके अंदर ये तो है, ये वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का जो है RH फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन एग्जामिनर कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। शायद अभी आपने देखा होगा PTT का एग्जाम हुआ है, इससे पहले SSC CGL के एग्जाम हुआ है, इससे पहले अगर बात करते हैं तो कई वेरिएशन के RPSC और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो एग्जाम ले रहा है। पॉइंट को छोड़ देता है, सिलेबस के अंदर पॉइंट को छोड़ देता है, सिलेबस में पॉइंट को छोड़ देता है, लेकिन उस पॉइंट के बाहर भी, क्योंकि वो पॉइंट है, देखो ब्लड है तो बॉन का भी कहीं ना कहीं हमें पढ़ना है। ब्लड है तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं उसकी डिजीज पढ़नी है, हमें उसकी कई बार जो है वो रोग भी पढ़ना है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मल न्यूट्रिशन दे रखा है, विटामिन यहाँ पर आएंगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में दे रखा है, इम्यूनिटी के बारे में। फिफ्थ यूनिट की अगर बात करते हैं तो वैक्सीनेशन, कौन कौन से टीके हैं, और फिर उसके बाद में रोगों के प्रकार की बात करते हैं।
इसका मतलब जीवाणु से रिलेटेड, बैक्टीरिया के रिलेटेड, वायरस के रिलेटेड, हेरिडिटी जितनी भी जो डिसीज होती है जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर ये जो टॉपिक दिए हैं यूनिट वाइज जो टॉपिक दे रखे हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके अंदर कुल मिला के देख लीजिए आप लोग। अगर बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो यहां पर फिजिक्स का भी पॉइंट दे रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज दे रखे हैं, उसके नियम दे रखे हैं, और रिफ्रैक्शन दे रखा है यहाँ पर, लेंस एंड डिफेक्ट विजन ऑफ देयर, जो भी पार्ट है यहाँ पर कहने का मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कुल मिला के इस यूनिट के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट यहां पर डाले हुए हैं जिससे बच्चा बड़ा कंफ्यूजन होता है और साइंस में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये हमें यहां पर सोचने की जरूरत है। ये मेरा पहली क्लास इंट्रोडक्शन की है, इसके बाद आपके सारे टॉपिक यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। हम इंट्रोडक्शन के अंदर बायो से स्टार्ट करेंगे। यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब मैं यहां पर दैनिक जीवन की अगर बात करता हूं, दैनिक जीवन की अगर बात करता हूं, लाइफ साइंस की अगर बात करते हैं, तो यहां पर लाइफ साइंस के रिलेटेड हमें कौन कौन सी, एवरीडे साइंस के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अब मैंने ये सिलेबस के अंदर डिस्कशन तो किया। देखो आप लोग सीधा जो है मेरी क्लास के अंदर फोकस करेंगे, इधर उधर आप डाइवर्ट नहीं होंगे। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बैच प्रॉपर तरीके से आपको जो है शाम को 6 बजे मिलेगा। 6 बजे आपके लिए मैं तैयार हूं। जिनको पढ़ना है वो कॉपी और पेन और अच्छे अच्छे कलरफुल पेन लेकर बैठिएगा। जहां मैं चीजें बोलूं कि इसको कैसे याद करना है उसकी सारी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। साइंस के अंदर सारी ट्रिक बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि आपने कई बार ऐसा पढ़ा भी है कि एक होता है दोस्तों धोने का सोडा, धोने का सोडा होता है, और एक होता है दोस्तों खाने का सोडा होता है। वॉशिंग पाउडर आपने सुना होगा, धोने का सोडा आपने सुना होगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं यहां पर आपके लिए इमेज क्या बनाऊंगा, मेरी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इमेज बनेगी आपके दिमाग में, और गारंटी कहता हूं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ध्यान से इस क्लास को अगर पढ़ाया। मैं यहां पर इमेज बनाता हूं कि आप यहां पर जयपुर में आए हैं, और जयपुर में आपने कमरा लिया है, एक कमरा, एक रसोई ली है, बिल्कुल सही है। और इसकी अगर बात करते हैं तो 1 BHK, अगर आपने बात करते हैं 1 BHK फ्लैट लिया है, 1 BHK के अंदर आप क्या होगी, किचन होगी, और किचन के अंदर इसका मतलब खाना बनाना है। किचन के अंदर खाना बनाना आता नहीं है, तो मैं यहां पर इमेज क्या बनाऊंगा, खाना बनाना नहीं आता दोस्तों। तो खाना बनाने के लिए आपको जयपुर में मानसरोवर के अंदर आपको वहां पर क्या ढूंढनी पड़ेगी, बाई को ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि आप यहां पर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने के लिए आए, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं, आपका फोकस सीधा यहां पर। मतलब कहने का मतलब ये कि खाना बनाने के लिए आपको बाई ढूंढनी पड़ेगी, और बाई आपको मिल गई, ये बाई मिल गई दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। ये बाई आपके स्क्रीन के सामने, ये बाई खाना कहां बनाएगी, किचन में बनाएगी। और किचन में इसका मतलब कौन सा सोडा होता है, किचन में कौन सा होता है, खाने का सोडा होता है। किचन में कौन सा सोडा पड़ा है, किचन में कौन सा सोडा पड़ा है इस बोतल के अंदर, इस बोतल में खाने का सोडा पड़ा है। बाई कहां पर है, बाई कहां पर है, किचन में खड़ी है। और जब बाई किचन में खड़ी है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर ऑप्शंस के अंदर बाई दिख जाए आपको, पापा नहीं, ऑप्शंस के अंदर एक आएगा सोडियम कार्बोनेट। समझना मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंट्रोडक्शन क्लास आपसे पता चल जाएगी कि मांगीलाल सर आपको क्या समझाने वाले हैं, कैसे आपके खोपड़ी के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इमेज सेट करेंगे। सोडियम कार्बोनेट शायद आपने सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट आपने सुना होगा। दूसरा ऑप्शंस मिल जाएगा आपके पास, अगर बात करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट मिल जाएगा। तीसरा मिल जाएगा आपके पास अगर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा नन ऑफ दिस नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके दिमाग में मैंने क्या इमेज बनाई, खाने का सोडा कहां पड़ा होता है कि सर किचन में पड़ा होता है, आपने इमेज बनाई। किचन में कौन होती है, किचन में बाई आपने वहां पर लगाई है 1-2 महीने के लिए, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो आपने बाई को ढूंढा।
जयपुर में बाई को ढूंढा, बाई ने किचन में गई, किचन में जाने के बाद वहां पर खाने का सोडा पड़ा है। तो इसमें देख लो यहां पर ऑप्शंस में बाई कहां पर है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं, बच्चे भूल जाते हैं, बड़ा दोनों में कंफ्यूजन होता है। टॉपर्स भी अच्छे अच्छे जो जो टॉप 10 के अंदर आते हैं वो भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप तो बहुत जो है वो कहां पर हैं, दिमाग में सेट रखना है दोस्तों, क्योंकि आपका लेवल कभी भी ये नहीं समझा कि हम दूसरों से जो है पीछे, हमको नहीं आता है। हमें प्रैक्टिस करनी है कि दिमाग के अंदर कैसे इमेज क्रिएट करनी है। साइंस क्यों नहीं याद होती है, रीजन ये है कि कंफ्यूजन एग्जाम में ज्यादा होता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। 10 बार पढ़ा है आपने, 10 बार पढ़ा है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आपने 10 बार पढ़ा है, फिर भी आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं या तो टीचिंग के अंदर है या फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इमेज नहीं बनी है। तो यहां पर आपने बाई को सर्कल किया, कंफर्म हो गए, इसका मतलब बाई किचन में है तो किचन में खाना बनाती है, तो वहां खाने का सोडा होता है, और धोने का सोडा तो आपको बात करते हैं तो इसका मतलब बाथरूम में होता है। तो इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं खाने का सोडा कहते हैं, पैकिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, खाने का सोडा इसी के नाम से जाना जाता है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग में इमेज क्रिएट करना है, हमें सोचना है। इसका मतलब यहां पर अगर हम धीरे धीरे आगे बात करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन में आपको ये समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में इमेज कैसे बनेगी, इमेज की क्रिएटिविटी कैसे होगी, ये समझना है। दृष्टि विजन, इसका मतलब दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं, दृष्टि दोष आपके सिलेबस में भी हैं, आपके सिलेबस में भी हैं, ये आपके सिलेबस के अंदर डिफेक्ट ऑफ विजन, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में, मिरर नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, इसने सिर्फ चिंगारी छोड़ी है। जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में सिर्फ चिंगारी छोड़ी है, चिंगारी, लेकिन हमें आग लगानी है, अगर आग नहीं लगाएंगे ना तो उस सिलेबस कवर नहीं होगा। कई बार बच्चे बोलते हैं सर बायो बहुत कम है, अरे यार अगर ब्लड का अगर टॉपिक दे रखा है और उसने अगर हड्डियों में से क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या दिक्कत है, वहां किसको आप वहां पर बोलोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। बॉडी के हर पार्ट के अंदर रोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब तंत्र का रोग याद नहीं करेंगे क्या, ब्रेन हेमरेज नहीं पढ़ेंगे क्या, कलर ब्लाइंडनेस नहीं पढ़ेंगे क्या, क्या आमाशय के अंदर होने वाले, स्टमक के अंदर आने वाले रोग नहीं पड़ेंगे क्या। वो रोग कब याद होंगे, जब हमें पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो हमें यहां पर बहुत अच्छे से, मैं जो एक यहां पर चार्ट बनाया, मैंने जो चार्ट बनाया वो चार्ट बहुत प्रॉपर तरीके से जूनियर अकाउंटेंट का जो भी टॉपिक यहां पर होगा वो अपन पूरा संपूर्ण रूप से अच्छे से हम करने वाले हैं। अब यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो आपके स्क्रीन के सामने मैंने ये दृष्टि दोष लिखा, देखना क्या इमेज बनाने वाला हूं आने वाली क्लास के अंदर। एक होता है दोस्तों जिसको आप लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, समझना मेरी बात को, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा यहां पर होता है दूर दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है वक्र दृष्टि दोष, वक्र दृष्टि दोष, इंग्लिश मीडियम वाले डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसमें आपने सुना होगा मायोपिया, सुना होगा हाइपरमेट्रोपिया, सुना होगा आपने एस्टिग्मेटिज्म, सुना होगा आपने, तो ये चीजें हैं, प्रेस बायोपिया आपने सुना होगा। तो हमें इंग्लिश हिंदी को नहीं देखना है, हमें सिर्फ इमेज बनानी है। यार जब मैं बताऊंगा आपको कि आपके पिताजी और मेरे पिताजी काफी अच्छे दोस्त है तो है क्या दिक्कत। अब यहां इंग्लिश में अगर आप फादर याद करोगे तो हमें, मेरा मकसद और आपका मकसद एक ही है, सिर्फ एक ही मकसद है आपका और मेरा, वो मकसद ये है कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको डिलीवर करूं और आप उसको इमेज को कैच करें। यहां पर इमेज क्या बन गई, पिताजी, और पिताजी का पी जिससे पीतल बनेगा, ता से क्या बनेगा बेटा तांबा, और जी से क्या बनेगा जिंक। क्या दिक्कत है, इसको आप लिख दो ना, क्या दिक्कत है, जिंक बन गया। इसका मतलब यह है कि जो पीतल बनता है वो तांबा और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसका मतलब Cu प्लस Zn। पहले ये तो इमेज बनाओ यार, पीतल के साथ साथ हम कांसा भी पढ़ेंगे, कांसा भी पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज, क्या दिक्कत है यार, ब्रास आपने सुना होगा, ब्रॉन्ज आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब ये कि हमें यहां पर कब चीजें इमेज बनेगी, कब चीजें इमेज बनेगी, जब बार बार आप प्रैक्टिकली सोचोगे, एवरीडे साइंस,
सिलेबस का नाम ही है एवरीडे साइंस। एवरीडे के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, एवरीडे के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। पिताजी, रोड पे भी चलोगे तो भी आपके दिमाग में पिताजी, घर में भी पिताजी, कहीं भी चले गए एग्जाम हॉल के अंदर पिताजी तो है ना, इमेज बन गई ना। तो हमें इमेज डालनी है, पूरे बायो चैप्टर से लेकर फिजिक्स और केमिस्ट्री से लेकर हर चीज के अंदर इमेज बनानी है। एवरीडे साइंस के अंदर जो यूजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। क्यों नहीं एग्जाम निकलता है? रीजन ये है कि आपने उसकी इमेज नहीं बनाई, रीजन ये है कि आपने उस टॉपिक के बारे में सोचा नहीं। रटाफिकेशन बंद करना है। दूसरे जितने भी आप देखोगे अदर के अंदर, वो सारे रटाते हैं, रटना नहीं है। रटने के लिए बहुत सारी चीजें। अब डिफेक्ट ऑफ विजन के अंदर क्या है, यहां पर आपको क्या पता है कि निकट की तो वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। उल्टा प्रोसेस है। यहां पर क्या है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, वो दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और जरा दृष्टि दोष में इसमें कंफ्यूजन होता है बेटा, इसमें कंफ्यूजन होता है जरा दृष्टि दोष। तो मैं यहां पर फिल्म क्या बनाऊंगा, मैं एक ही फिल्म बनाऊंगा, शायद आपको पता है, जरा टच मी टच मी टच मी, जरा टच मी टच मी टच मी, ये आपके गाने के यहां पर क्या सुर है, जरा टच मी टच मी टच मी। और मांगीलाल के मेरे सुर क्या है, यहां पर मेरे सुर हैं जरा दूर में दूर में दूर में, ये मेरे सुर है। तो जरा दृष्टि दोष में, इसका मतलब जरा दृष्टि दोष के अंदर आपके दिमाग में इमेज बन गई बेटा। क्या इमेज बन गई? टच का मतलब तो क्या होता है, पास। ये गाना सुना ही होगा आपने, है? टच का मतलब पास और दूर का मतलब दूर। ऐसा दोष, ऐसा डिफेक्ट, ऐसा दोष, ऐसा डिफेक्ट, ऐसा दोष, ऐसा डिफेक्ट, ध्यान से सुनना, जो न तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर बीच की वस्तु साफ दिखाई देती है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मैंने इमेज बना दी, जरा टच मी टच मी टच मी, और डैश करके लिखा, मेरे सुर जोड़ दिए, जरा दूर में दूर में दूर में। इसका मतलब जहां पर दोस्तों आपके दिमाग में है टच का मतलब पास, टच का मतलब पास होता है, इमेज बना दीजिए। दूर का मतलब दूर होता है, इमेज बना दीजिए। तो न पास की वस्तु, न पास की वस्तु, न दूर की वस्तु, ऐसा दोष जो कहलाता है जरा दृष्टि दोष। शायद आपने सुना होगा, ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। प्रेस बायोपिया आपने सुना होगा, मायोफिया आपने सुना होगा, हाइपरमेट्रोफिया आपने सुना होगा, ये सारे, एस्टिग्मेटिज्म आपने सुना होगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में इमेज बनानी है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन की क्लास है मेरी, कि मैं एक्चुअल में आपके दिमाग में क्या इमेज बनाने वाला हूं। तो वो चीजें आपको सोचनी है। जाते जाते क्या, पार्ले आपने टॉफी खाई है, क्या दिक्कत है, पार्ले खाई है। मेलोडी आपने खाई है, किस्मी बार आपने खाई है, तो एक मेरी टॉफी खा लो ना, क्या दिक्कत है। कि सर की टॉफी कौन सी, मांगीलाल सर की टॉफी कौन सी, ये लो, ये है रत एक टॉफी है, रत एक टॉफी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। र से रेटिनॉल, विटामिन की अगर बात करते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम, थाइमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलिक्विन। क्या दिक्कत है, पार्ले टॉफी खा लो, किस्मी बार खा लो, तो एक मेरी टॉफी खा लो ना यार, रत एक टॉफी है, क्या दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे चल चलते मैं आपको इमेज बनाऊंगा, आपकी कान की डिजाइन करता हूं, जैसे बायो के अंदर ये कान का डिजाइन है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कान में कुल हड्डी कितनी होती है, कान में कुल बोन्स कितनी होती, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मैं आपको यहां पर ही कान बनाया, वैसी उसी टाइप का मैं आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम, जिसको कंकाल तंत्र बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ये कहलाती है रिब्स कहलाती है, जिसको आप लोग बोलते हैं हमारी पासली है, इसका मतलब पसलियां हैं ये। इसके बाद में ये वाला बात करते हैं, तो ये वाला ऊपरी बाहु, ये निचली बाहु, और ये उसके बाद में ये फिंगर, सेम टू सेम लेफ्ट और राइट के अंदर ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। देन उसके बाद में ये अंगुलियां, और इसको नीचे ले जाने के बाद ये दोस्तों इस तरीके से आपको मिलेगा, और ये वाला हिप्स, और नीचे जाएंगे तो ये थाई मिलेगी। ये सारी इमेज हम दिमाग में सेट करने वाले हैं। तो मैंने यहां पर कान को काटकर आपके सामने एक इमेज बना दी, कान को काट लिया, और कान को काटने के बाद आपके सामने एक इमेज बना ली। और जब इमेज बना ली,
तो आपके दिमाग में ये है कि सर कान को काटने के, आपके सामने कान को काट के मैंने रखा तो एक इमेज बनी कि सर ये इमेज में आपको एक डिजिट दिख रहा है, इतना तो आप आईक्यू लगा सकते हैं यार। मैं अगर 99% आपको अगर हिंट दे रहा हूं तो 1% आप अपना आईक्यू को लगा सकते हैं कि सर 1 to 10 के अंदर कौन सा डिजिट है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये डिजाइन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इमेज बना रहा है। तो कान की इमेज आपकी खोपड़ी में गई। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कान के अंदर कई बार आप भाई हो या दोस्त हो, आप अपने कान में कहते हैं कि मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूं, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूं। तो पहला यहां पर इमेज क्या बनी कि सर आपने कान को काटकर आपके सामने देखा, तो इसका मतलब कान की डिजाइन बनी। और जब कान की डिजाइन बनी तो कान के अंदर टोटल हड्डी कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 6। अब ये 6 बोन है कौन सी? तो मैंने यहां पर बोला कि आप अपने भाई के कान में या दोस्त के कान में या वगैरह वगैरह, आप लोग समझते रहिए। आप क्या बोलते हैं? मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूं, इसका मतलब ये है मिस लिखा आपने। क्या दिक्कत है, ऐसे पढ़ लो ना यार मिस। तो ये सीक्वेंस रहती है। इसका मतलब कान के अंदर की बात करते हैं कि कान आपके स्क्रीन के सामने यहां से लेकर अंदर तक ये सीक्वेंस है, मिस का सीक्वेंस है। मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूं रियल में। इसका मतलब एम से क्या आएगा बेटा? एम से आएगा मेलियस, आई से क्या आएगा? इनकस, और एस से आएगा स्टेपिस। क्या दिक्कत है? और शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन की अगर बात करते हैं तो वो स्टेपिस है। ये सीक्वेंस याद कर लो, कई बार क्वेश्चन आता है कि बाहर से लेकर अंदर तक कान के सीक्वेंस, कान के अंदर जो बॉन्स का जो सीक्वेंस होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये सीक्वेंस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। चीजें को समझना है, बहुत अच्छे से क्रिएट करना है, तब कहीं जाकर आपके दिमाग में सेट होगी। तो ये जस्ट मैं आपको पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर मैं आपको ये पूरी जो जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो किस तरीके से आपको डिक्लेयर करूंगा शाम को 6 बजे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी हैंड रिटन की नोट्स, कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपकी हैंड रिटन की नोट्स की, इसका मतलब ये हैंड रिटन नोट्स की मार्केट के अंदर बुक्स जो है वो बहुत जल्दी आने वाली हैं और इस पैटर्न के अंदर आपको मिलेगी, जिसके अंदर बायोलॉजी की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी की है, क्वेश्चन की सीरीज है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और इसी के अंदर अगर आप बात करते हैं रोज अपडेट के लिए, आप लोग दोस्तों कहने का मतलब है कि आप अपडेट के लिए इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने रोज अपडेट। अगर देखना चाहते हैं आप लोग कि मैं रियल में कुछ क्या नया करने वाला हूं, वो टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर, आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से सारी की सारी जो है वो अपडेट आपको वहां मिलेगी, नोट्स भी आपको वहां मिलेंगे, मैं नोट्स अपलोड करते रहूंगा, जो चीजें यहां पढ़ाऊंगा वो नोट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये चल रहे थे कि आपके दिमाग में सर ये इमेज तो बन गई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों मेरा जो चैप्टर स्टार्ट होने लगा वो चैप्टर ये स्टार्ट होगा, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहां पर दैनिक विज्ञान के नाम से मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट वाइज बायो पढ़ेंगे, जूनियर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग बायो पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, देन उसके बाद में जिसको आप लोग थोड़ा सा आपके टेक्निकल पार्ट दे रखा है जिसको आप टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायो की क्लास लगेगी, फिजिक्स लगेगी, केमिस्ट्री लगेगी और टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी दे रखी है। ये सारे टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सारे के सारे यहां पर बायो के अंदर एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें इमेज नहीं बनेगी, हम सारी इमेज बनाएंगे। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का रहेगा। बच्चे बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लगभग जैसे 1 लाख के आसपास बच्चे आते हैं, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 10-10K के आसपास होते हैं, बाकी आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब सभी का है, यूट्यूब पे हर कोई पढ़ता है। लेकिन जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट जो निकलने वाला होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे एग्जाम फाइट करना है जूनियर अकाउंटेंट का और निकलना है, तो बच्चा उसको पढ़ लेता है और दिमाग में रखकर कॉपी में नोट डाउन करके वो एग्जाम में पास हो जाता है। तो दूसरों के साथ में हमें दिमाग में खोपड़ी में दूसरी इमेज नहीं बनानी, सिर्फ मेरी इमेज बनानी कि मांगीलाल सर क्या कह रहे हैं,
किस पॉइंट को कैसे लिखना, वो सारी चीज आपको देखनी है। ये सारे जो आपके जो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने जो नोट्स चल रहे हैं, वो नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर, उस पे आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, वो सारे आपको अपडेट मिलेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन में, जीवन क्या है यार, व्हाट इज द लाइफ, लाइफ क्या है, जीवन किसे कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा के साथ में स्टार्ट करता हूं। वैज्ञानिकों ने कई बार इसको मतलब अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएट भी किया, समझाया उन्होंने कि हमारे जीवन की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब जहां कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा शरीर 27 एलिमेंट से, इसका मतलब 27 तत्वों से मिलकर बना है, 27 तत्वों से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 27 तत्वों से मिलकर बना है। फिर उन्होंने ये कहा कि इनके साथ साथ एक चीज और होती है जिसको आप लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। बेटा लाइफ की मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूं, कोशिका का विभाजन बोलते हैं, और कोशिका का विभाजन जिसको सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, कि कोशिका का विभाजन होना भी जरूरी होता है, तभी हम जीवन को परिभाषित करेंगे। लेकिन कुछ ने ये बोला है कि कोशिका विभाजन के साथ साथ, कोशिका विभाजन के साथ साथ इसका मतलब एक चीज और जोड़ी कि ये भी होना जरूरी है, प्रोटीन का, इसका मतलब संश्लेषण, जिसको आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण। जब ये तीनों चीजें हो जाती है तब उसकी परिभाषा कंप्लीट होती है कि ये दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लाइफ बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये माँ का अगर बात करते थे, ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर एक फैलोपियन ट्यूब होती है और इसी के अंदर ओवरी, जिसको आप लोग अंडाशय, और अंडाशय से इसका मतलब क्या निकलते हैं, एग निकलते हैं, और यहीं से स्पर्म सेल, इसका मतलब ये स्पर्म सेल वीर्य कोशिकाएं। और जब दोस्तों यहां पर फर्टिलाइज होगी तो पहली बार जिसको आप लोग बोलते हैं जाइगोट, और इसी को आप लोग बोलते हैं युग्मनज, और फिर उसके बाद में एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद में स्वीट सी बेबी आपको प्राप्त होती है। तो ये हुआ ना जीवन। इसका मतलब हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अगर तत्वों की अगर बात करते, सबसे ज्यादा तत्वों के रूप में वो कौन है, ऑक्सीजन है, जिसकी मात्रा अप्रोक्सीमेट 65% होती है। सबसे ज्यादा तत्वों के रूप में ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहां पर है कि हमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होना ही जीवन नहीं है। तो दूसरा यहां पर क्या कहा कि यहां पर दूसरा ये कहा कि दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन भी होना जरूरी है, सेल डिवीजन भी होना जरूरी है। और हम पढ़ने वाले हैं असूत्री, और उसी के बाद समसूत्री, उसके बाद में अर्धसूत्री, मिटोसिस, मियोसिस, मिटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीज पढ़ने वाला है। तो हमें सामान्यतः अगर हम इसको अगर इंट्रोडक्शन की क्लास में अगर देखें तो हमें जीवन को समझना है तो एक तो होता है दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस और मिटोसिस जिसको बोलते हैं। बच्चा भी जानता है कि अगर कोई भी अगर बेबी हुआ है, मैं भी अगर आपके स्क्रीन के सामने बैठा हूं तो इसका मतलब 46 गुणसूत्र को लेकर बैठा हूं, इसका मतलब गुणसूत्र क्रोमोसोम है 46। आपके स्क्रीन के सामने हो तो मेरा ये है 44 प्लस एक्स और वाई। आपके स्क्रीन सामने अगर कोई महिला होती तो 44 प्लस एक्स एक्स। तो तोड़ दो ना यार, सम का मतलब तोड़ो ना। तो यहां पर सम को मैंने लिखा, आपके दिमाग में इमेज बनाई कि सम का मतलब बेटा आपको समझना है समान। तो समझो ना, समान, इक्वली। क्या दिक्कत है, छोटे बच्चों को भी समझाओ सम का मतलब समान, तो उसके खोपड़ी में इमेज बन जाए। इसका मतलब 46 का समान रूप से जहां पर विभाजन हो जाए तो वो समसूत्री विभाजन कहलाएगा। और बच्चे को बोलूं, 8वीं क्लास के बच्चे को बोलूं बेटा अर्ध का मतलब आधा समझना, और जब अर्ध का मतलब आधा समझता है तो इसका मतलब 46 को अगर मैं तोड़ूं तो वो 23 में अगर टूटे तो वो कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। जहां 46 का, 46 का 23 अगर आपको दिख जाए तो अर्धसूत्री। और अब इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि सारे तत्व एलिमेंट तो हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब अच्छी बात है तो यहां पर ये यूट्रस इसको मैंने बनाया, दैट इज कॉल्ड गर्भाशय, इसी को बोलते हैं
देन उसके बाद में ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी अंडाशय, और यहां से धीरे धीरे एग निकल रहे हैं, और ये स्पर्म सेल। और पहली बार इसका मतलब स्पर्म सेल है, वीर्य कोशिका है, तो ये कौन है? दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं पुरुष देता है। एग सेल यहां से निकाल रही है, कौन? महिला निकाल रही है। तो पुरुष ने किसने दिए, कितने दिए? 23। महिला ने कितने दिए? 23। 23 और 23 यहां पर मिलकर दोस्तों पहली बार इसका मतलब जाइगोट बनता है। और क्वेश्चन आता है कि जब यहां पर जब जाइगोट बनता है तो कौन सा विभाजन होता है? तो जाइगोट बनता है तो वहां पर युग्मनज के समय दोस्तों इमेज बना चुका हूं, अर्धसूत्री विभाजन। क्यों, कैसे? 23 पुरुष दे रहा है, 23 महिला दे रही है, और जाइगोट 46, इसका मतलब 46 गुणसूत्र, यहां पर पहली बार जो विभाजन होता है, पहली बार फर्टिलाइजेशन के बाद जो विभाजन होता है, जाइगोट का निर्माण हो गया, वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या महिला 9 महीने के बाद एग देती है क्या? नहीं। 9 महीने के बाद एक सुंदर सा बेबी आपको देती है, तो शायद आपने देखा होगा हाथ भी बराबर निकलते हैं, पैर भी बराबर निकलते हैं, आंखें भी बराबर निकलती हैं। इसका मतलब अंगों का विभाजन, समझो ना यार, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑर्गन का जो विभाजन हो रहा है समान रूप से हो रहा है, और जो समान रूप से विभाजन हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन, क्योंकि अंगों का समान रूप से विभाजन हो रहा है। कान बराबर हैं, आंखें बराबर, हाथ बराबर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब यही है कि समसूत्री विभाजन से अंगों का समान रूप से विभाजन होता है। आपकी स्किन कट गई है, घाव वापस बराबर भर रहा है, जितना भाग कटा था, जितनी स्किन कटी थी उतनी तो आती है। कभी ऐसा होता है कि भाई पाव भर स्किन जो है लटक रही है, 100 ग्राम जो है वो चमड़ी जो है लटक रही है, या मांस का टुकड़ा 100 ग्राम ज्यादा हो गया, उसको आप लोग काट रहे हैं, काटने के बाद अलग कर रहे हैं। अरे नहीं यार, तो घाव बराबर भरा ना, घाव बराबर भरा है, यहां पर जितना कटा उतना ही। ऐसा थोड़ी है कि बाहर लटक रहा है। इसका मतलब घाव का समान रूप से भरना, तो वो कौन सा विभाजन है? दिमाग लगाओ, समान रूप से विभाजन, समसूत्री विभाजन। प्रोटीन का संश्लेषण भी होना जरूरी है, बिना प्रोटीन के संश्लेषण से आपका जीवन बन नहीं सकता है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का आगे पढ़ने वाले, हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, आपके दिमाग में सारा चीजें आपके दिमाग में आएगी। तो इसका मतलब जीवन क्या है कि 27 तत्वों के साथ कोशिका का विभाजन होना और प्रोटीन का संश्लेषण होना, इसी को आप लोग क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। जीवन की परिभाषा आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में आ सकता है। ये चीजें आपके दिमाग में मैंने की। प्रोटीन का संश्लेषण जैसे अगर बात करते हैं कि कई बार आपने सुना भी होगा, राइबोसोम आपने सुने होंगे, हम पढ़ने वाले आ गए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सेंट्रोसोम, तारकाय जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब राइबोसोम आपके दिमाग में सेट हो चुका है। क्या है? प्रोटीन का जो है रसोई घर। तो प्रोटीन का संश्लेषण जब तक नहीं होगा ना, तो बेबी की ग्रोथ कैसे होगी? इसका मतलब ये वाला पार्ट की अगर बात करते हैं, ये बेबी से प्लेसेंटा से जुड़ी होती हैं, इस तरीके से कनेक्टेड है, ये बेबी इस तरीके से कनेक्टेड है। महिला कुछ भी खाती है, जो भी खाएगी, फ्रूट्स खाएगी या जूस पिएगी या भोजन लेती है, तो उसका प्रोटीन का कुछ भाग जो है वो धीरे धीरे बेबी को इस तरीके से मिलता है। पहले बेबी ये ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद में इसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के कारण ही तो बेबी की ग्रोथ बढ़ी है। तो प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं होगा तो बेबी की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? इसका मतलब ऑर्गन के डेवलपमेंट के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होना भी जरूरी होता है। तो जीवन की परिभाषा में आप क्या जोड़ेंगे कि जहां कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, के साथ 27 तत्व के साथ 27 एलिमेंट, प्लस इसके साथ में क्या जोड़ दिया मैंने? कोशिका विभाजन। इसका मतलब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वो आएगा प्रोटीन का, क्या आएगा? संश्लेषण। इसका मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जब ये तीनों एक साथ होती हैं
इसी को आप लोग क्या कहते हैं? जीवन, लाइफ। व्हाट इज द लाइफ? लाइफ क्या है? 27 तत्वों के साथ सेल डिवीजन, उसके साथ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? जीवन कहते हैं। और जीवन के बारे में हमें समझना चाहिए। अब दोस्तों जीवन की बात तो हो गई, लेकिन जीवन की शुरुआत की अगर बात करते तो शायद आपको पता है कि सजीव व निर्जीव होते हैं, जिसमें आप लोग बोलते हैं लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल। लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल। आपने स्टार्टिंग के अंदर, आपने स्कूल के अंदर मैडम से या सर से पढ़ा होगा कि लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल क्या है, कि सजीव खाता है, निर्जीव नहीं खाता है, सजीव चलता है, निर्जीव नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल अगर परिभाषा अगर समझे ना, टेक्निकली सजीव की संरचना जो होती है वो सिंपल टू, सरल से लेकर क्या होती है? सिंपल टू, सरल से लेकर कठिन, सरल से लेकर कठिन होती है। इसका मतलब मैं आपको यहां पर ये समझाऊं कि सजीव की संरचना सिंपल टू हार्ड होती है। सरल से कठिन, कठिन की तरफ कैसे अगर चलें तो सबसे पहले कौन आया? जीन आया। जेनेटिक पढ़ने वाले, अनुवांशिकता, ग्रेगर जॉन मेंडल आपने सुना होगा। जीन के बाद में कौन है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में कौन आया? क्रोमोसोम, गुणसूत्र आया है। गुणसूत्र के बाद में कौन बना है? नाभिक, न्यूक्लियस बना है। न्यूक्लियस के बाद कौन बना है? सेल, जिसको आप लोग बोलते हैं कोशिका। कोशिका के बाद कौन आया? टिश्यू। टिश्यू के बाद में कौन आया? इसका मतलब अंग बना है, ऑर्गन। और अंग के बाद में अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद में आपके पास में बॉडी आई। सिंपल टू हार्ड, सरल से लेकर कठिन की ओर ये सजीव की संरचना होती। क्या ऐसा निर्जीव में होता है क्या? और इसी के अंदर बातों बातों में ये पूरा चैप्टर बायो का हम पढ़ने वाले हैं। जीन, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी फैमिली का किस प्रकार का मेंबर है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, लड़का है या लड़की, या और भी अदर डिफेक्ट होते हैं। सिंड्रोम पढ़ने वाले हम, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, उत्परिवर्तन आपने सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम आपने सुना होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपने सुना होगा। ये सारे सिंड्रोम हम पढ़ने वाले हैं। नाभिक की बात करते हैं। नाभिक कोशिका का आकार बनाती है, शेप बनाती है। नाभिक नहीं होता तो मेरे चेहरे का हाल आपको पता नहीं होता। नाक एक शेप है, नाक का शेप है, चेहरे का एक शेप है। सेल, कोशिका, उत्तक, टिश्यू, अंग, अंगतंत्र और बॉडी का। अब जैसे चलते चलते अपन बात करेंगे, जैसे नाभिक, और यहां पर मैंने लिखा नाभिक, न्यूक्लियस, फिर उसके बाद में लिखा सेल, जिसको आपने बोला कोशिका। समझने की कोशिश करना, ये चीजें आपने लिखी। इसका मतलब यह है कि नाभिक और कोशिका की खोज करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। और वो है दोस्तों, एक तो होता है रॉबर्ट ब्राउन, एक होता है रॉबर्ट ब्राउन, और एक होता है रॉबर्ट हुक। तो इसकी मैंने एग्जाम के अंदर क्या इमेज बना दी, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर इमेज बन चुकी है। कि सर कैसे? मार्केट के अंदर ब्राउन ब्रेड आती है, शायद आपको पता है, ब्राउन ब्रेड आती है। तो मार्केट से ब्राउन ब्रेड लेके आओगे और बाद में उसको क्या करते हो? क्या करते हो? हुक करते हो। बाद में हुक करते हो। हुक का मतलब होता है मुंह में प्रवेश कराना। तो इसका मतलब पहले ब्रेड लाओगे फिर हुक करोगे ना, कि पहले ऐसे डायरेक्ट हुक करते रहोगे? अरे ब्रेड ही नहीं है तो क्या हुक करोगे? इसका मतलब ब्रेड है ब्राउन, तो इसका मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? नाभिक, न्यूक्लियस। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की। एग्जाम के अंदर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, फिर भी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत करके आता है। आप मेरी इस क्लास के अंदर कुछ चीजें समझोगे कि हमें एग्जाम के अंदर पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट को पकड़ कैसे करना है। टॉपर्स जो है वो क्यों, मतलब जो है वो आप में से ही निकलते हैं, क्योंकि उनका वे ऑफ जो डायरेक्शन है ना, स्टडी का जो पैटर्न है ना, वो स्मार्ट होता है। स्मार्ट पैटर्न करो, स्मार्ट। आजकल का टाइम स्मार्ट पैटर्न है। अब इसको बार बार रिवीजन थोड़ी करना है। एग्जाम से पहले कोई बच्चा अगर इसका रिवीजन करता है तो वो एग्जाम में पास नहीं होगा। अब बार बार थोड़ी पता है, सर ने बता दिया ब्राउन ब्रेड लेके आओ और फिर हुक करो, ब्राउन ब्रेड लेके आओ और हुक करो, इसका मतलब रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है। ये चीजें आपको देखते हुए चलना है। तो सजीव की संरचना आपके स्क्रीन के सामने,
बिल्कुल नॉर्मल में लिखा, जीन से शुरुआत करना है, कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं। जीन, डीएनए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, नाभिक, न्यूक्लियस, सेल, कोशिका, उत्तक, टिश्यू, अंग, अंगतंत्र और बॉडी, और ये पूरा हमको बायो चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, हमें तो दिमाग में इमेज बनानी है। दूसरी यहां पर सजीव निर्जीव के अंदर एक चीज और होती है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म क्या होती है देखा जाता है। देखो ये चीजें मैं बार बार ये जो वर्ड्स है ना वो क्यों पकड़ा रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार क्लास के अंदर मैं नहीं समझाऊंगा, मैं मेटाबॉलिज्म बोलूंगा और आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जिसको आप लोग बोलते हैं उपचय क्रिया, और एक होता है बेटा अपचय क्रिया। उपचय क्रिया वे क्रिया होती है जो हमारे शरीर में क्रिएशन, निर्माण का कार्य करती है, निर्माण को पकड़ना है, क्रिएशन। अपचय क्रिया वे क्रिया होती है जो हमारे शरीर में विनाश का कार्य करती है। अब बोलेंगे सर कैसे, हमारे शरीर में ऐसे कैसे होता है, तो देख लीजिए क्या दिक्कत है। अब आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों ये चीजें लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला आपका माउथ कैविटी है, देन उसके बाद में धीरे धीरे आपके पास इसोफिगस, ये आपका हिवड़ा, हिवड़े में नाचे मोर, ये आपका कहलाता है स्टमक, आमाशय। देन उसके बाद में ये वाला पार्ट कहलाता है आपके पास पैनक्रियास, ये कहलाता है लीवर। और दोस्तों इसी के साथ के अंदर नीचे की ओर चलते हैं तो ये कहलाती हैं इंस्टेंटाइन, और वो है स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन, जिसको आप लोग बोलते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के नाम से, और एनस। समझना यार, बहुत प्यारा चैप्टर, और एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से इमेज बनाते हुए चलेंगे। आप किसी शादी में जाते हैं, थाली भरकर भोजन लेते हैं, गुलाब जामुन की सब्जी ली आपने, काजू करी, जो भी है आपने, जो भी है जितना भी है भरपूर लिया, लेने के बाद सीधा भोजन आपने मुंह में डाला, दांतों से भोजन कटेगा, छोटे छोटे वहां पर टुकड़े होंगे, लार मिक्स होगा, सलाइवा मिक्स होने के बाद धीरे धीरे भोजन आमाशय में जाएगा। 4 से 5 घंटे तक भोजन यहाँ पर पड़ा रहता है, पड़ने के बाद फिर आप लोग रात को सोते रहते हैं, धीरे धीरे भोजन नीचे जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार देखा होगा आपने, पेट में मरोड़े लगते हैं, गडर गडर की आवाज आती है रात को भी। आपका पास में पड़ोसी अगर कोई भी, अगर आपका पार्टनर अगर सो रहा है, आपका दोस्त अगर सो रहा है, तो वो सुबह बोलता है यार तेरे पेट के मरोड़े मेरे को सुनाई दे रहे थे, क्योंकि कच्चा भोजन जब फंस जाता है ना तो चीजें होती है, वो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पाचन तंत्र में पड़ने वाले। अब ये भोजन छोटी आंत के अंदर धीरे धीरे जाता है, उसके बाद में अंतिम के अंदर भोजन बड़ी आंत में जाता है, और फिर उसके बाद सुबह उठने के बाद आप उसको अनवांटेड मटेरियल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। खाया क्या और उस अनवांटेड मटेरियल के रूप में निकला क्या, बात को समझना। जब यहां से लेकर यहां तक पाचन क्रिया हुई दोस्तों, पाचन क्रिया हुई, तो पाचन क्रिया के दौरान यहां पर कुछ न कुछ तो निर्माण हुआ होगा। कि सर कुछ न कुछ क्या, किसका मतलब, रक्त का बनना, प्रोटीन का बनना, ऊर्जा का बनना। मैं अगर 4 दिन अगर भोजन नहीं करूं ना, मैं 4 दिन भोजन नहीं खाऊं या 7 दिन का अगर मैं अनशन पे बैठूं, तो मैं बिल्कुल घायल हो जाऊंगा और मैं एनर्जी नहीं होगी। और रोज अगर बादाम का हलवा मैं खाता रहूंगा, खाता रहूंगा, खाता रहूंगा, तो मेरे में एनर्जी लेवल बढ़ेगा बेटा, तो ऊर्जा बनी ना। तो जो ऊर्जा बनी, जहां पर निर्माण हुआ, तो निर्माण शब्द आते ही वो कौन सी क्रिया होगी, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, जिसको आप लोग बोलते हैं उपचय क्रिया। और दोस्तों जहां पर विनाश क्रिया हुई है, विनाश क्रिया का मतलब क्या है, ये मल बाहर निकल गया, ये मल काम का है क्या, कोई काम का नहीं है ना मल, यूजेबल थोड़ी है यार, विनाश हो चुका है। तो जो विनाश हो चुका है, विनाश हो चुका है, इसका मतलब आपके दिमाग में सीधा सा आएगा सर ये जो विनाशी क्रिया है ये कहलाती है, जिसको आप लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अपचय क्रिया। शरीर से पसीना निकलना, इसका मतलब मैं यहां पर लिखूं दोस्तों, तो रक्त का बनना, प्रोटीन का बनना, ऊर्जा का बनना, एनर्जी का बनना, बनने की क्रिया उपचय क्रिया। और दोस्तों जहां पर विनाश, स्किन से पसीना निकल गया, आंखों से आंसू टपक गए, ये जो क्रिया हुई ना यार, वो अपचय क्रिया है। मल निकलना, यूरिन, मूत्र, अरे यूरिन कोई काम का है क्या, मूत्र यूरिन निकल चुका है,
मूत्र का निकलना, इसका मतलब अपचय क्रिया है। आपके शरीर से CO2 का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, कौन सी क्रिया? अपचय क्रिया। भोजन के दौरान ऑक्सीजन का, इसका मतलब वहां पर पाचन क्रिया हुई, ऊर्जा बनी, तो कौन सी क्रिया है? उपचय क्रिया। इसका मतलब बाल क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन ही तो है। बाल, इसका मतलब कटा दिया आपने तो हट गया ना, विनाश हो गया ना, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया है? अपचय क्रिया है। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल दोनों लेके चलो, तब ये चीजें आपके दिमाग में सेट होगी। और एग्जाम के पॉइंट में आंसू टपक गए यार, उस आंसू को बोतल में भर कर क्या वापस पीते हैं क्या? आंसू निकल चुके हैं, समझो प्रैक्टिकली। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आंसुओं का निकलना, पसीना निकलना, मल का निकलना, मूत्र का निकलना, बात समझ में आ गई? डिस्टॉर्शन, इसका मतलब विनाशी क्रिया जहां पर होती है, और विनाशी क्रिया जहां पर होती है वो कहलाती है अपचय क्रिया। हमारे बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म हम समझने वाले हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है ना बार बार आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। हमें एक ही ध्यान रखना, हमें यहाँ पर कैसी स्टडी करनी है दोस्तों? स्मार्ट स्टडी करनी है। जितना स्मार्ट पढ़ोगे ना, उतनी चीजें आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि दोस्तों जितना स्मार्ट नहीं पढ़ोगे ना, वो चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी। मैंने आज की इंट्रोडक्शन की क्लास के अंदर मैंने सारी चीजें आपको बताई है कि हमें कैसे क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, हमें किस तरीके से कैसे लेकर देखना है, चीजें सारी इमेज होगी। और जब सारी चीजें इमेज के रूप में, दिमाग के रूप में सेट होगी ना, तो आराम से एग्जाम निकलेगा। गारंटी कहता हूं दोस्तों, एक भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। लेकिन यहां पर आप लोग ये समझेंगे कि हमें रियल में कैसे पढ़ना है, हमें रियल में कैसे उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। डेली रूटीन के अंदर रोज क्लास लगेगी, 6 बजे आऊंगा, बिल्कुल 6 बजे आपको क्लास मिलेगी। कमेंट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, कई सारे यूट्यूब सबका है, ठीक है, यूट्यूब सभी का है। हमें वही है, जूनियर अकाउंटेंट के रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा, और एक ही चीज है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। आपने देखा होगा जरा टच में ये गाना आपको याद रहेगा, आपको पिताजी आपको याद रहेंगे, आपको बाई याद रहेगी। इसका मतलब बाई जो है वो किचन में खाना बनाती है, खाना बनाने वाले को हम बाई बोलते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट याद रहेगा। कितनी इमेज बन गई आपके दिमाग में। तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। प्रैक्टिकली जितनी चीजें आपके दिमाग में सेट होगी, उतना चीजें आप लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। और मेन मकसद जो आपका है कि साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन, रोज अपडेट के लिए आप ज्वाइन हो जाइए। साइंस बाय मांगेलाल चौधरी सर टेलीग्राम चैनल, नोट्स में वहां पर ये जो जितने भी क्लासेस होगी वो नोट्स में अपलोड करता रहूंगा वहां पर प्रॉपर तरीके से। और बिल्कुल 23 तारीख से जो ये बैच स्टार्ट हो चुका है, और आराम से हम प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।